Welcome to SJI ऑनलाइन क्लास 6 पार्ट 2 मित्रता। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित एक निबंध है, उसमें हमने आपको पहले के पैराग्राफ पढ़ करके समझाया था कि मित्रता जो है वह किस प्रकार से प्रारंभ की जानी चाहिए और मित्र चुनने में सबसे ज्यादा संकट कब महसूस होता है। अर्थात जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मित्र का चयन करने में ही सबसे ज्यादा हमें परेशानी होती है। परंतु जो छोटे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, स्कूल के समय में, वह मित्र का चयन करने के लिए आगे क्या होगा या जो मित्र का चयन कर रहे हैं वह उनका किस प्रकार सहयोग करेगा, ये कुछ भी ध्यान में नहीं रखते और छात्रावस्था में जो बच्चे होते हैं वो मित्र सहज ही चयन कर लेते हैं। आज मैं आपको उसके आगे की कहानी को पढ़ करके सुनाऊंगी। बच्चों, पेज नंबर 9 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वतंत्र प्रवृत्ति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो प्रशंसा करें, पर जिसके हम स्नेह ना कर सके। आसार ऐसे व्यक्ति से मित्रता ना करें जिसके आप मुख पे तो प्रशंसा करें परंतु हृदय से उसकी प्रशंसा ना करें, जिससे छोटे छोटे काम ही निकाल पाए परंतु भीतर से उससे हम घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक अर्थात पथ का अर्थ होता है रास्ता, प्रदर्शक का अर्थ होता है दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला अर्थात हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखा सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मान बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अर्थात इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार सुग्रीव को भगवान राम ने उनका पथ प्रदर्शन करते हुए उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाया, उसी प्रकार से जिससे हम मित्रता करें वह भी हमारे अच्छाई और बुराई दोनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। मित्र हो तो प्रतिष्ठिता और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे छोड़ सकें और विश्वास कर सकें। उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है।
जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में सहायता दे, वह यद्यपि उतनी ही जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क ख ग और हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी ना विनोद की बातचीत अच्छी तरह बतला सकते हैं कि सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। ईश्वर हमें ऐसे मित्र से दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु युवा पुरुष ऐसे युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। कुसंग का जर, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, अर्थात ऐसे मित्र जो आपको सदैव पीछे की ओर धकेले परंतु आगे सद्मार्ग की ओर प्रेरित ना करें। केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात उन्नति अर्थात जो उसे उन्नति की ओर अग्रसर ना करे, अर्थात उसे गड्ढे में गिराता ही चला जाएगा। जो सहारा देने वाला बाहुबल के भांति होगा उसे निरंतर उन्नति और की ओर उठाता जाएगा। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने आप को सराहता रहा। बहुत से लोगों ने तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझा, परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि वहां यह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। बाधा, बाधा का अर्थ होता है रुकावट। क्योंकि उनके बीच ही ऐसी बातें कही जाती जो कानों में ना पड़ती, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतने जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं बुरी कहावतों को सुना होगा जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करने पर भी, चेष्टा का अर्थ तो कोशिश करने पर, यहाँ पर चेष्टा शब्द का अर्थ बताया गया है कोशिश करने पर, कोशिश करने पर, अर्थात लाख कोशिश करने पर भी वह उन बुरे चित्तों से अपने मन को दूर नहीं कर पा रहा है। जिन भावनाओं से वह दूर भागना चाहता है, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं, वेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हो। सावधान रहो, ऐसा ना कहो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बातें बकने और
कह कहकर चलकर सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ पर डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों के अभ्यस्त होते तुम्हारा घृणा कम हो जाती है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की इसमें बात ही क्या है, अर्थात चिढ़ने की तो कोई बात है ही नहीं। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि बुरी संगति से बचें। जैसे कि एक पुरानी कहावत भी कही गई है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। संगत बुरी असाधु, आठों पहर उपाधि। अर्थात बच्चों, इस पाठ में समझाया गया है कि बुरी संगति एक ऐसे कालिक के समान है कि अगर आप उसमें एक बार प्रवेश कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके दामन पर लग जाती है, अर्थात वह गंदगी आपके साथ सम्मिलित हो जाती है। अर्थात हमें बुरे संगति से बचना चाहिए और सद्मार्ग पर आगे अग्रसर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, have a pleasant morning to one and all. My dear students of class 6, today I am here to teach you the exercise of that chapter that we have completed yesterday. Student, we have completed the chapter Unanseen Affix. The chapter was first in your English literature book. So student, that was completely completed. So let's discuss something about the chapter today, the moral of the chapter. Yesterday I asked you the moral of the chapter and the lesson, the message that you have got from this lesson. बच्चों, आपको इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, इस चैप्टर में आपको क्या समझ आया? I just asked you. So student, the moral of that chapter was that we must not be so greedy in our life. We must not be so greedy in our life. Greed is really very bad thing. लालच बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। इट्स अ वाइस, ये एक बुराई है। सो इफ यू आर ग्रीडी इन योर लाइफ, सो यू शुड हैव टू गिव इट अप। आपको उसको छोड़ देना है। एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू मस्ट बी एम्बिशियस। आपको महत्वाकांक्षी होना है। यू मस्ट बी डिजायरस, यू मस्ट बी क्यूरियस। आपको उत्सुक होना है। यू मस्ट बी पैशनेट। आपके अंदर पैशन होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। बट यू मस्ट नॉट हैव ग्रीड, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए। इन दिस स्टोरी वी हैव सीन दैट अनांसी, अ पर्सन who was very greedy by his nature, who was very clever and cunning by his nature, and that is why he got such a horrible end. उसका एक भयानक एंड हुआ, उसकी एक बुरी तरीके से मृत्यु हुई। We have seen that because he was thinking, it was his thought that he can do all the things. He can do all the things, and being a human being, how is it possible that you can remain both the places at the same time? एक ही समय पर आप दो जगह पर कैसे हो सकते हो? It's an impossible thing, students. So we have got from the lesson that we must be desirous and ambitious. We must have a goal in our life. We must have a proper destination in our life to reach it. But we must not be greedy. We should not be greedy. हमको लालची नहीं होना चाहिए. So after completing this story, some exercises are given on your book. So student, open your book, exercises portion, page number 5, and the first exercise is tick the correct option. Tick the correct option. So I will write only the answer of this one.
The first one is Anansi tied one end of each dash around middle of his body. And the options are given. The first one is thread, second rope, C stick, and D stripe. So what will be the answer of this one? What will be the answer of this one? The answer will be rope. The answer will be rope. So you have to tick the rope because अनांसी को किससे बांध, अनांसी से अपने मिडिल बॉडी को किससे बांध दिया था? रोप से, रस्सी से. सेकेंड वन, अनांसी सन पुल्ड अंटिल दे वर क्वाइट. अनांसी के जो पुत्र थे, जो सन्स थे, उन्होंने रस्सी को कब तक खींचा था? जब तक कि वो क्वाइट पूरी तरीके से टायर्ड, थक नहीं गए थे. सेकेंड वन, एग्जॉस्टेड, थक कर चकनाचूर नहीं हो गए थे. ओवरजॉयड, बहुत खुश नहीं हो गए थे. या रिफ्रेश्ड, या ताजगी नहीं महसूस कर रहे थे. सो what will be the correct option of this one? Exhausted. The correct option of this one is exhausted. The correct option of this one is exhausted. Fine. And the third one, Anansi ate their food dash in their songs and dance and merry making and had fun. So what will be the correct option of this one? The first one is connected, the second one is joined, the third is separated, and the fourth one is parted. What will the correct answer? Joined. The correct option is joined. Now the fourth one, the sad truth was greedy Anansi had turned into a, the correct option is, the first one is a spider, the second one is mammals, the C is a creature, and the D is insect. So what will be the correct one? The correct one will be spider. The fourth one is spider. Fine. Now the next one is number 5. In Tukuma and Quetuxism dash to do what their father had said. The first one agreed, the second one decided, the third one settled, and the fourth one hesitated. So what will be the correct option of this one, students? So the first option will be corrected. Agreed. Agreed. Agreed will be the correct option. Agreed. It will be the correct option. The sixth one, the tight ropes around Anansi middle had. The tight ropes Anansi middle, यानी जो बहुत टाइट करके जो रोप बंधी हुई थी उसकी बॉडी में, उसके बीच के पार्ट को उसने किसमें चेंज कर दिया था? Had squeezed. The first option is crushed, the second one is squeezed, the D is defeated, and the D is weakened. The C is defeated, the D is weakened. So the correct option will be squeezed. The correct option will be squeezed. Squeezed means निचोड़ देना. Squeezed. So student, these are the correct option, and you can fill your book. The first one is rope, the second one is exhausted, the third is joined, the fourth is a spider, the fifth is agreed, and the sixth one is squeezed. So 6 options were there. Then after, let's proceed the exercise number B, the true false. Exercise number B, true false is given over here. So student, do it correctly. Exercise number B, write true or false. The first sentence is before you. The poor boys did not stop pulling until the feast came to an end. उन बच्चों ने तब तक रस्सी को खींचना बंद नहीं किया जब तक फीस्ट एंड नहीं होगी. इट मीन्स जब तक फीस्ट समाप्त नहीं हो गई तब तक बच्चों ने रस्सी को खींचना बंद नहीं किया. इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. सो द फर्स्ट वन इज true.
The second one, old Anansi know to which one village he belonged. यानी जो अनांसी है, जो इसका कैरेक्टर है, वो जानता था कि किस विलेज से वो बिलोंग करता है. No, he didn't know. So it's a false. Now the third one, there was a feast in the upper village as well as the lower village on the different day. डिफरेंट डे, अलग अलग दिन पे अपर विलेज और लोअर विलेज में फीस्ट ऑर्गेनाइज कराई गई थी. नहीं, द फीस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सेम डे. दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अनांसी, बिकॉज ही वांटेड टू अटेंड बोथ द फीस्ट एंड इट वाज एट द सेम टाइम. सो दिस वन आल्सो इज फॉल्स. ये भी आपका फॉल्स है. The fourth one, Anansi wanted to go both feast. Nancy दोनों जगह feast attend करना चाहता था. This one is also correct. And the fifth one, Anansi tied one end of each rope around the middle of his body. This one is also correct. क्योंकि उसने अपनी मिडिल बॉडी में एक रस्सी को बहुत ही टाइटली टाई कर लिया था, उसको बांध लिया था. This one is also true. So the fifth one is also true. And the sixth one, the last, Anansi has turned into a spider. Anansi एक मकड़ी की तरीके उसकी बॉडी परिवर्तित हो गई थी, चेंज हो गई थी. जैसे एक मकड़ी बिल्कुल पिचक जाती है, छोटी होती है, बिल्कुल उस तरीके से उसकी बॉडी, ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी को निचोड़ लिया गया. His body had been squeezed because of pulling that ropes very tightly and for a long time. So this one is also true. So student, the sixth one is also true. So your B exercise is also completed. And the sixth one, fill in the blanks. Exercise number C, fill in the blanks. Exercise number C, fill in the blanks. Fine. So student, C, exercise number C, fill in the blanks. Fine. So the first sentence is there and you have to fill it the correct option. In Chukuma and Poetism look at each other and shook their hand. You have to fill here shook, S-H-O-K-K, shook. And in the second option you have to fill doubtfully, shook and doubtfully. The second one, as the boys pulled the ropes. As the boys pulled the ropes. The first one you have to fill shook and doubtfully. Shook and doubtfully. And in the second option you have to fill ropes. And in the third option, Anansi wanted to go to both feast. The third option you have to fill feast. And in the third option, Anansi was the trick star. Trick star. Trick star. And the fifth option is that a strange sight met their eyes. Strange. The strange word you have to fill here. And the last one is greedy Anansi. The last one is greedy. Greedy Anansi. So the student, these are the words that you have filled and you have to do this work on your book. And the answer of the short question will be provided you in a PDF form. So students, it's enough for you and we will continue the next chapter in next coming class. Thank you and have a nice day to one you all. Myself, Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. तो बच्चों,
पिछली क्लास में आपने चैप्टर 1 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 4 अंकों की छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए कि छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, संख्या लिखिए। इस संख्या का इसकी परवर्ती संख्या भी लिखिए, इसकी परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या भी लिखिए। तो 4 अंकों की छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो 4 अंकों की छोटी संख्या बराबर 1 के नीचे 3 4 अंकों की हो गई, 1000 होगी। अब परवर्ती का मतलब है पूर्ववर्ती का मतलब है इसके ठीक पहले आने वाली। तो इसके ठीक पहले आने वाली संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या बराबर पूर्व या परवर्ती दोनों एक ही बातें हैं। पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1000 माइनस 1। तो 1000 में 1 घटा दिया जाए, या हम यहाँ माइनस लिख दें, -1 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब 1000 में से 1 घटाना है, तो ये 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 1 इससे लेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। यहाँ पर क्या रह गया? 9, और यहाँ भी 9 रह गया। तो आंसर मिल गया 1000 यानी 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 में से 1 को कम कर दिया है 999। 1000 के ठीक पहले 999 आती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 6 टाइम्स 9 होगा। 9999 यानी 9,99,999 हो गया। इस संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती यानी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती का मतलब है ठीक आगे आने वाली संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9,99,999। और अब इसमें 1 जोड़ दें तो ठीक आगे आने वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो +1 इकाई में तो जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 1 10, 9 1 10, इस तरीके से 0 0 आता चला जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 10 लाख हो गई। शायद आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ अंक दिए गए हैं 1 0 8 6 9 8 6 9 13 और 18। इनको कहा गया है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा, सभी धनात्मक संख्याएं हैं तो ये सभी 0 के दाईं ओर ही स्थित होंगी। तो इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले 0 लिख देंगे, चूंकि ऋणात्मक संख्या कोई नहीं है। फिर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस प्रकार से संख्या रेखा बना ली। और संख्या रेखा में कौन कौन से नंबर बताने हैं आपको? 1, तो आपका 1 तो ये हो गया, ठीक। और 0 भी आपका ये हो गया। अब इसके बाद है 6 आपका ये हो गया। फिर 6 के बाद है 8 ये हो गया। 8 के बाद है 9 ये हो गया। 9 के बाद है 13, तो 13 ये हो गया। और 13 के बाद है 18, तो 18 ये हो गया। तो इस प्रकार से हम इन सभी अंकों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला नंबर है संख्या रेखा पर शून्य के खाली स्थान और पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, तो बाईं ओर लिखेंगे। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर कोई पूर्ण संख्या नहीं है। नंबर 2, प्राकृतिक संख्याओं में एक किसी प्राकृतिक संख्या की परवर्ती नहीं है। नंबर 3, 731 की पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान है। तो पूर्ववर्ती पहले वाली 1 घटाएंगे तो 730 है। चौथा नंबर, संख्या रेखा पर किसी भी पूर्ण संख्या के दाईं ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे बड़ी होती हैं। अगर हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो दाईं ओर की जो संख्या है वो बाईं ओर से बड़ी होगी हमेशा। जैसे 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होगा। तो दाईं ओर की संख्या सबसे बड़ी होती है, तो बड़ी लिखेंगे इसमें। फिर 5वां पार्ट है संख्या रेखा पर किसी भी पूर्ण संख्या को बाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे खाली स्थान होती है तो छोटी होती है। बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है 99 का उत्तर पद 100 है, तो ये सही है क्योंकि 99 के आगे 100 आता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये भी सही है। तीसरा है पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, तो ये भी सही है। सम संख्या का उत्तर पद सम होता है, तो ये गलत है क्योंकि संख्याएं एक सम एक विषम अल्टरनेट लिखी होती हैं, तो सम संख्या के आगे विषम संख्या आएगी, इसलिए गलत है। विषम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या सम होती है, ये सही है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गया। इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको 6th क्लास भूगोल पार्ट 1 भूगोल पार्ट 1 सौर मंडल के बारे में बताया था, और आज मैं आपको ज्योग्राफी पार्ट 2 भू आकृतियों चैप्टर समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों अब बात करते हैं कि भू आकृतियां यानी लैंड फॉर्म्स। तो भू आकृतियां क्या होती हैं बच्चों? भू आकृतियां हमारी क्या होती हैं कि पृथ्वी की हर सतह, अब पृथ्वी का हर स्थान एक जैसा नहीं होता, कहीं पर समतल होता है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है। तो पृथ्वी की हर जगह एक समान नहीं होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं? भू आकृतियां कहते हैं। भू आकृतियों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं पर्वत, मैदान, पठार, तो ये सब हमारी क्या है? द्वीप, ये सब हमारी क्या है? भू आकृतियां हैं। तो हम सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों पर्वत, माउंटेन। पृथ्वी सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियां जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक ढाल सतह पर सर्वाधिक और उसके सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? चोटी के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पर्वत कहते हैं। इसका ऊपरी भाग किस रूप में होता है?
निर्माण के लिए। ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि ये दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनके बीच में कौन सी गति हो रही है, इनके बीच में अभिसारी गति हो रही है। तो ये अभिसारी गति होने से क्या हो जा रहा है बच्चों, ये प्लेटें मुड़ गई हैं। तो जो भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट देखिए अंदर की ओर मुड़ जाती है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या हो रहा है बच्चों, अभिसारी गति हो रही है। तो बच्चों वलित पर्वत का निर्माण क्या होता है, वलित पर्वत के निर्माण के लिए जरूरी है पहले दो प्लेटों का होना। दो प्लेटों के मध्य क्या गति होती है बच्चों, अभिसारी गति होती है। तो अभिसारी गति होने से क्या होता है, संपीड़न बल लगता है, कंप्रेसिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं संपीड़न बल। तो संपीड़न बल लगने से क्या होता है कि वलन की प्रक्रिया होती है या मुड़ने की प्रक्रिया होती है, प्लेटें मुड़ने लगती हैं। तो जिससे क्या निर्माण हो जाता है बच्चों, वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। वलित पर्वत के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है, दो प्लेटों का होना। क्या जरूरी है बच्चों, दो प्लेटों का होना। तो प्लेटों के बीच कौन सी गति होती है, अभिसारी गति होती है। अभिसारी गति होने के बाद क्या बनता है, संपीड़न बल बढ़ता है, जिसको कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। संपीड़न बल बढ़ने से क्या होता है, वलन की प्रक्रिया होती है, मुड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो हम आगे बात करते हैं भ्रंशन यानी फॉल्टिंग। तो भ्रंशन से भी पर्वतों का निर्माण होता है बच्चों। इनमें क्या बल पड़ता है, इनमें तनाव मूलक बल पड़ता है। वलित पर्वत में कौन सा बल पड़ता है, संपीड़न बल, लेकिन भ्रंशन में कौन सा बल पड़ता है, तनाव मूलक बल, जिसे कहते हैं टेंसाइल फोर्स। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि दो प्लेटों के मध्य में क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है। तो दरार पड़ने से क्या हो जाता है, प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है। देखिए दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच ए और बी दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या पड़ रही है बच्चों, दरार पड़ रही है। तो बच्चों मैं भ्रंशन समझा रही थी। तो भ्रंशन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, दोनों प्लेटों में किसी वजह से क्या हो गया बच्चों, दरार पड़ गई है। तो किसी वजह से दरार पड़ने से क्या होता है कि ये प्लेटें अलग अलग हो जाएंगी। तो एक तरफ की प्लेट क्या होती है बच्चों, नीचे की ओर झुक जाती है। एक तरफ की प्लेट में बल पड़ा, एक तरफ की प्लेट नीचे की ओर आ गई, तो नीचे का एरिया क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है, सामान्य भ्रंश कहलाता है या घाटी कहलाता है। और जो ऊपर का उठा एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, पर्वत कहलाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच से बल पड़ने लगता है। देखिए ये तीन प्लेट दी गई है, बीच वाली प्लेट में बीच से बल पड़ा तो ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया बच्चों, ऊपर की ओर उठ गया। तो इससे क्या होता है कि अगर तीन जगह से क्रैक हो, अगर तीन प्लेट है तो तीन जगह से क्रैक हो, और अगर बीच का भाग में दरार पड़ जाए और बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ गया, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, हमारा ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। अगर तीन प्लेट में दरार पड़ गई है और बीच वाले भाग में बल पड़ने की वजह से बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ गया है, तो उनसे किन पर्वतों का निर्माण होगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। तो बच्चों ब्लॉक पर्वत का निर्माण टेंसाइल फोर्स से होता है, टेंसाइल फोर्स यानी तनाव मूलक बल। और वलित पर्वत का निर्माण किससे होता है, कंप्रेसिव फोर्स से यानी संपीड़न बल से, संपीड़न बल से। बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कि तीन प्लेटें हैं, तीन प्लेटों में अगर यहाँ पे दबाव पड़ रहा है साइड से, आपका बल साइड से पड़ रहा है, साइड से आपके बल में दबाव पड़ रहा है, तो क्या होता है, हार्ज पर्वत बनेगा। ये तीन प्लेटें दी गई हैं जिसमें देखिए साइड से बल पड़ रहा है, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा, हार्ज पर्वत का निर्माण करेगा। हार्ज पर्वत जर्मनी में एक पर्वत है जो इसी बल के कारण बना है। तो अब देखिए ये तीन प्लेटें दी गई हैं, इसमें से जो बीच वाली प्लेट है उसमें बल पड़ा है, तो जिससे क्या हुआ है, बीच वाली प्लेट ऊपर की ओर उठ गई है। तो ऊपर की ओर उठने से क्या हो गया, किन पर्वतों का निर्माण हो गया बच्चों, ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो गया। इसी तरह ये देखिए इस चित्र में देखिए तीन प्लेट है, तीन प्लेटों में दरार पड़ गई, दरार पड़ने से बीच वाला भाग नीचे की ओर चला गया, तो नीचे की ओर चला गया तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, भ्रंश घाटी कहलाएगा। तो इन चित्रों की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक साइड बल पड़ा है तो हार्ज पर्वत का निर्माण होगा, अगर बीच से बल पड़ा और बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ गया है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा, और अगर बीच से बल पड़ने की वजह से बीच वाला भाग नीचे की ओर मुड़ गया है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। बच्चों हम दूसरे पर्वत की बात करने जा रहे हैं, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो पता है ज्वालामुखी पर्वतों में लावा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये
सिंडर शंकु। तो सिंडर का अर्थ होता है बच्चों राख। सिंडर का अर्थ क्या होता है? राख। तो ऐसे पर्वत जिनका निर्माण राख से हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंडर शंकु का हवाई द्वीप। तो ऐसी ये सिंडर शंकु का मतलब होता है, सिंडर का अर्थ होता है राख। तो इस पर्वतों का निर्माण किससे होता है बच्चों? राख से होता है। इसका उदाहरण है हवाई द्वीप। इनकी आकृति शंकु की तरह होती है। तो नेक्स्ट हमारा जैसे ये अब ये चित्र देखिए, इसको कहते हैं मिश्रित शंकु। तो इसमें ये हमारा क्या है? ये मैग्मा का पाइप होता है। ये हमारा क्या बच्चों? मैग्मा का पाइप है। सिंडर शंकु में क्या होता है? मैग्मा के पाइप से सिर्फ आपकी क्या निकल रही है? राख निकल रही है और उनसे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। लेकिन मिश्रित शंकु में क्या होता है कि मैग्मा के पाइप से राख के अलावा खनिज पदार्थ, कंकड़ पत्थर और लावा निकलता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु कहते हैं। अगर राख की जगह पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ, कंकड़ पत्थर और लावा निकले और ये सब परत दर परत जमा हो जाए, मतलब एक परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, परत दर परत जमा हो जाए, तो इससे जिस पर्वत का निर्माण होता है, जिस शंकु का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु कहते हैं। तो सिंडर शंकु में सिर्फ राख का योगदान होता है और मिश्रित शंकु में क्या होता है बच्चों? राख के अलावा खनिज पदार्थ, कंकड़ पत्थर और लावा का भी योगदान होता है। तो मैंने मिश्रित शंकु बताया, मिश्रित शंकु में राख के अलावा खनिज पत्थर, खनिज, कंकड़ पत्थर और लावा का भी योगदान होता है। इसका उदाहरण क्या बच्चों? स्ट्रॉम्बोली। नेक्स्ट हमारा आता है पारितोषिक शंकु। पारितोषिक शंकु सबसे छोटा शंकु होता है। तो पारितोषिक शंकु का क्या होता है बच्चों? कि ये जो मैग्मा का पाइप फट जाने से इसका निर्माण होता है। ये जो मैग्मा का पाइप फट गया तो ये अपने आसपास बगल में क्या कर देता है बच्चों? शंकु बना देता है। ये देखिए मैग्मा का पाइप फट गया तो जिसके देखिए आसपास अगल बगल क्या हो गया? शंकुओं का निर्माण हो गया। तो ये मैग्मा का पाइप फटने के कारण जो शंकु का निर्माण होता है उसको पारितोषिक शंकु कहते हैं। पारि मतलब दूसरे पर पोषित होने वाले, तो जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिनका पालन पोषण दूसरे शंकु के ऊपर निर्भर होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पारितोषिक शंकु कहते हैं। तो तीन तरह के शंकु हो गए, सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु और पारितोषिक शंकु। सिंडर शंकु में सिर्फ राख का योगदान होता है। मिश्रित शंकु में राख के अलावा खनिज, कंकड़ पत्थर, लावा का योगदान होता है। और पारितोषिक शंकु का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा का पाइप फटने से जब आसपास अगल बगल शंकुओं का निर्माण हो जाता है तो उसे हम लोग पारितोषिक शंकु कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के सतह पर ठंडा हो जाने से शंकुओं का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है पृथ्वी की सतह पर, उससे क्या हो जाता है बच्चों? लावा निकलता है और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो उससे शंकुओं का निर्माण होता है। जब शंकु का निर्माण राख के जमा होने से होता है तो सिंडर शंकु, जब राख के अलावा अन्य चीजों से होता है तो मिश्रित शंकु से मिश्रित शंकु होता है। जब प्लेटो मैग्मा के पास फटने के कारण पारितोषिक शंकु का निर्माण होता है। तो बच्चों जब प्लेटों के बीच अभिसारी गति होती है, अब जैसे ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच एक दूसरे की तरफ ये प्लेटें आ रही हैं, तो इन प्लेटों के बीच क्या गति हो रही है बच्चों? कंप्रेसिव फोर्स, अभिसारी गति हो रही है। तो जो प्लेटों के बीच अभिसारी गति होने से जो दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, तो क्या होता है? प्लेटों के आकार में भी अंतर पाया जाता है कि भारी प्लेट होती है, हल्की प्लेट होती है। तो बेटा बच्चों देखिए, जो भारी प्लेट है वो नीचे की ओर झुक गई है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो भारी प्लेट जो होती है, जो नीचे की ओर झुक गई है, वो पृथ्वी के गर्भ में जाकर क्या करती है बच्चों? टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण गर्म हो जाती है। आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक सतह में तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो जो भारी प्लेट अंदर की ओर चली गई है वो पृथ्वी की गर्भ में जाकर तापमान अधिक होने के कारण क्या हो जाती है बच्चों? गर्म हो जाती है। और गर्म हो जाने के कारण क्या हो जाती है? भारी प्लेट पिघल जाती है। तो गर्म हो जाने के कारण भारी प्लेट पिघल जाती है, यानी प्लेटों का क्या हो जाता है बच्चों? विनाश हो जाता है। तो फिर ये क्या किस चीज का निर्माण करती है? ये करती है मैग्मा का निर्माण। किस चीज का निर्माण करती है? लावा। मैग्मा का निर्माण करती है और मैग्मा बाहर आने पर किस चीज का निर्माण करता है? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। तो मुझे लगता है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि बच्चों प्लेटों की मध्य कौन सी गति होती है? अभिसारी गति। प्लेटों के साइज में भी अंतर होता है, भारी प्लेट होती है, हल्की प्लेट होती है। तो भारी प्लेट क्या होती है? नीचे की ओर झुक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उड़ जाती है। भारी प्लेट जो नीचे की ओर झुक गई है वो पृथ्वी के गर्भ में तापमान अधिक होने के कारण क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो पिघल जाने के बाद क्या होता है? प्लेटों का विनाश हो जाता है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है और
तो मैग्मा का निर्माण होने से किस चीज का निर्माण होता है बच्चों? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। That's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. Today I will teach you chapter first, प्राचीन काल। प्राचीन काल के बारे में हम आपको कल यानी यस्टरडे आपको बता चुके हैं कि प्राचीन काल क्या है तथा हम इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। तो इतिहास क्या है? हमारे किसी भी प्राचीन घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को या व्यवस्थित रूप से अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के माध्यम से हमें प्राचीन उन मनुष्यों यानी आदिमानव के बारे में जानकारी मिलती है कि उनका व्यवसाय क्या था, उनकी रहन सहन क्या था, कैसे वे अपनी जीवन यापन चलाते थे, मानी कैसे उन्होंने पशुपालन तथा फसलें उगाना शुरुआत की। सबसे बड़ी जो उनकी प्रोग्रेस थी यानी सबसे बड़ा जो उनका आविष्कार था वो क्या था? पहिए का आविष्कार। यानी पहिए का आविष्कार करने के बाद मनुष्य का जीवन जो था वो सिंपल माने इजियर एंड फास्टर माने कैसे सरल और तेज हो गया था। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी से क्या तात्पर्य है। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? तो ईसा पूर्व से हमारा तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म 4 BCE यानी 4 BCE के लमसम यानी लगभग बताया जाता है। तो ईसवी से मतलब क्या है? ईसा पूर्व से मतलब क्या है? तो ईसा पूर्व वह समय काल है या वह समय है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले, तथा ईसवी माने ईसवी से हमारा क्या तात्पर्य है? तो ईसवी माने ईसवी से हमारा तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद जब हम बात करते हैं ईसवी की तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद माने ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, बट ईसवी का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह माने जो भी समय माने जैसे मान लीजिए 1980 हम बात करते हैं 1980 यानी 1980 की, तो इसमें अगर ईसा पूर्व यानी तो 1980 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? ईसा मसीह के जन्म से पहले। बट अब हम बात करते हैं 1980 ईसा पूर्व की। 1980 ईसा पूर्व का तात्पर्य हमारा ये है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी अगर हम लिखते हैं ईसा पूर्व तो हमारा मतलब है 1980 ईसा पूर्व, तो 1980 ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर हम लिखते हैं 1980 ईसवी अगर लिखते हैं तो हमारा तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद। आई होप एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स ईसा पूर्व और ईसवी। बट ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? ईसा पूर्व का जो भी समय काल है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसवी से तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास माने अगर हम इतिहास का अध्ययन करने चलते हैं तो हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहासकारों ने इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए वेरियस सोर्सेज यानी बहुत सारे सोर्सेज का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हम 2 प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं, जिनमें क्या है? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत।
साहित्यिक स्रोत से हमारा तात्पर्य है, यानी साहित्यिक स्रोत से हमारा तात्पर्य है कि जब हम किसी भी माने साहित्यिक स्रोत माने जब हम किसी भी साहित्य माने जब हम किसी भी साहित्य के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। इस माने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अदर कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमारे स्रोत आते हैं वो क्या है? धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत से हमारा तात्पर्य इतिहास के उन स्रोतों से है, माने ऐसे धार्मिक साहित्य जो हमारे यहाँ ऐसे साहित्य जो धर्म से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। जैसे इन प्राचीन काल में लिखे गए हमारे भारत में कई ऐसे धार्मिक स्रोत हैं, जैसे क्या है रामायण, महाभारत, वेद, गीता, बाइबल, कुरान, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें धर्म के बारे में बताते हैं। ऐसे ग्रंथों को या ऐसे स्रोतों को हम धार्मिक स्रोत माने धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लेते हैं। ऐसे स्रोत माने ऐसे लेख जो क्या है धर्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी जिनका संबंध धर्म से नहीं है उन्हें हम सेकुलर स्रोत कहते हैं। उन माने ऐसे स्रोतों के अंतर्गत जैसे क्या है कि नाटक हैं, लेख हैं, पत्रिकाएं हैं जो कई तरह से हमें माने बिना किसी धर्म के बारे में हमें जानकारी देती हैं, तथा हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राचीन काल में आए हुए उन विदेशी यात्रियों से भी मिलती है। जैसे उस समय फाहियान, मेगास्थनीज माने कई ऐसे व्यापार माने कई ऐसे विदेशी यात्री थे जिनके द्वारा भी हमें उस समय के साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। आइए हम बात करते हैं इतिहास के बारे में जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत से है जो साहित्य के बारे में माने इतिहासकारों ने साहित्य के माध्यम से जो भी जानकारियाँ दी हैं वो साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पहला क्या है? धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत वे स्रोत हैं जो माने धार्मिक स्रोत से हमारा तात्पर्य उन स्रोतों से है जो धर्म से संबंधित है, माने जिनका अध्ययन हम धर्म से संबंध करके करते हैं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे भारत में वेद हैं, उपनिषद, स्मृतियाँ, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत आदि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, माने इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें अपने प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य से हमारा तात्पर्य उस साहित्य से है जो धर्म से संबंधित नहीं होता, यानी जो धर्म से संबंधित ना होकर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जो भी चीज हमें पता चलती है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कई लेख हैं मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी, कई ऐसी प्रमुख और भी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। माने लौकिक साहित्य के माध्यम से हम प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उस प्राचीन काल में भारत में आए हुए कई ऐसे विदेशी यात्री जिन्होंने कई अपने लेख लिखे हैं, जैसे मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, ऐसी कई रचनाएं हैं जिससे हमें लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से हमारा तात्पर्य उन स्रोतों से है जब हम इतिहास के बारे में जानकारी पहले यानी पूरा काल में यानी प्राचीन काल में हमें इतिहास के बारे में कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं था, यानी कुछ भी लिखित प्रमाण न होने से हमें जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य हमारा है
कि जब व्यक्ति के पास लेखन माने लेखन की कोई लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय प्रारंभिक समय में मनुष्यों ने पत्तों पर, भोजपत्रों पर तथा धीरे धीरे करके कपड़े पर लिखना स्टार्ट किया था। कई ऐसे तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये है कि पुरातत्वविद द्वारा पृथ्वी के नीचे यानी अंधेरे में दबी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पुरातात्विक के बारे में बताती हैं, उससे हमें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कई पौराणिक स्मारक हैं, माने जो स्मारक बनवाए गए, मंदिरों से भी हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। स्थानों, कई ऐसे विशेष स्थान, स्तूप है, जैसे गुफाओं के माध्यम से, कई प्राचीन नगरों यानी नगरों के माध्यम से जिनके खंडहर मुझे प्राप्त हुए हैं, वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला तथा अन्य स्थानों की खुदाई माने अन्य स्थानों की खुदाई से भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। जब इन स्थानों की खुदाई की गई तो पुरातत्वविदों द्वारा हमें इन सभी प्राचीन काल की कई सभ्यताओं के बारे में जानकारी हासिल हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट के इन टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस किया है। कल हम आपको अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों को चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, और चैप्टर नेम है, चैप्टर फर्स्ट नेम पाठशाला। यहां पर मैं जरा फिर से डाल दूं चैप्टर नेम पाठशाला, ठीक है, ये चैप्टर नेम है। और इसका अनुप्रयोग कराने जा रही हूं मैं। अनुप्रयोग यानी एक्सरसाइज जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अनुप्रयोग बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की यानी पाठशाला चैप्टर का आपने अर्थ लिख लिया होगा। अर्थ से भी पहले आपने इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखे होंगे। आपको नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है सबसे पहले, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद जो मैंने पाठशाला पाठ का अर्थ पढ़ाया है वो अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। अर्थ के बाद अब नंबर आता है एक्सरसाइज यानी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है छात्राः कुत्र पठन्ति, यानी छात्राएं कहाँ पढ़ती हैं। इसका आंसर होगा छात्राः पाठशालायां पठन्ति, छात्राएं पाठशाला में पढ़ती हैं। आपको हिंदी में नहीं लिखना है बच्चों, जिस भाषा में प्रश्न पूछा जाता है उसी भाषा में उत्तर भी देते हैं। तो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि आपको ये तो समझ में आए कि संस्कृत में जो आप बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, क्या पूछा जा रहा है और हम क्या उत्तर दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, लेकिन आपको आंसर संस्कृत में ही देना है। दूसरा प्रश्न है अध्यापिका किम पाठयति, अध्यापिका क्या पढ़ाती हैं। इसका आंसर होगा अध्यापिका संस्कृतम पाठयति, अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती है। तीसरा प्रश्न है काह चाक गुलिका आनयति, कौन, यहाँ बेटा विसर्ग नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है। का चाक गुलिका आनयति, कौन चौक लाता है। सुनीरा चाक गुलिका आनयति, सुनीरा चाक लेकर आती है या चौक लाती है।
ये इसका उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का। अब आइए चौथे प्रश्न पर। अध्यापिका कस्याः अभ्यास पुस्तिकाम आनयति। अध्यापिका किसकी अभ्यास पुस्तिका लेती है? अध्यापिका सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका लेती है। लास्ट है प्रश्न, यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्राः किं कुर्वन्ति। जब अध्यापिका आती है तब छात्राएं क्या करती हैं? इसका उत्तर है यदा अध्यापिका आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति नमन्ति च। तब जब अध्यापिका आती है तब छात्राएं खड़ी हो जाती हैं, नमन्ति च और नमस्कार करती हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चों। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब इसमें शब्द है कक्षायाम। कक्षायाम का मतलब होता है, कक्षायाम सप्तमी एक वचन है यानी कक्षा में। तो इसका वाक्य बना कक्षायाम छात्राः उपविष्टाः, यानी कक्षा में छात्राएं बैठी है। ठीक है। नेक्स्ट है छात्राः। इस शब्द का वाक्य बनाना है, यानी आपको वाक्य ऐसे बनाना है कि ये शब्द जो है उस वाक्य में आना चाहिए। तो इसका वाक्य मैंने देखिए क्या बनाया है, छात्राः पाठशालायां पठन्ति। छात्राएं पाठशाला में पढ़ती हैं। आपको हिंदी में ऐसे भी नहीं लिखना, सिर्फ संस्कृत में लिखना है, बस आप समझते जाइए। वदति मीन्स बोलता है। तो रामः श्यामं वदति। देखिए इसमें वदति शब्द आ गया ना वाक्य में। नेक्स्ट है मंजूषा। मंजूषा मीन्स डिब्बा, आपने पढ़ा है ना इस लेसन में। तो काष्ठ फल के मंजूषा अस्ति। आपको छोटे छोटे वाक्य ही बनाकर सीखना है। ठीक है। काष्ठ फल के मंजूषा अस्ति। इसके बाद गच्छतु। गच्छतु प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, यानी जाओ। तो इसका वाक्य बनेगा, ये लोट लकार है बेटा, मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छतु जाओ। तो तुम कक्षायाम गच्छतु, तुम कक्षा में जाओ। पठतु चा, और पढ़ो। चा बाद में लगता है बच्चों। तुम कक्षा में जाओ और पढ़ो। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 शब्द हैं जिनके मैंने वाक्य बनाए हैं। ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैं अभी करा रही हूँ ये आपको बुक में फिल करनी है। बुक में आप पेंसिल से ही लिखें, इस बात का ध्यान रखें। और जो मैंने पहले प्रश्नोत्तर लिखाए हैं इसके पहले, वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। यानी आपको नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है और प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो मैंने प्रश्नोत्तर कराए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। बाकी पूरी एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर
थर्ड, नीचे दिए गए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ इस सेंटेंस को। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 जो है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें शब्द दिया गया है माला, माले, माला, यानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। जो उदाहरण में दिया गया है माला, माले, माला। तो बाकी जो शेष शब्द दिए हैं उनके भी रूप आपको ऐसे ही लिखने हैं। देखिए, एक वचन तो दिया ही हुआ है, एक वचन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लिखना है द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो माला शब्द तो दिया ही हुआ है। आगे आपको शब्द दिए गए हैं शाखा, शिक्षिका, पाठशाला, रमा, लता। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है माला, माले, माला, वैसे ही इन शब्दों का भी रूप चलेगा। ये सारे शब्द जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग है बच्चों। तो जैसे शाखा, वैसे द्विवचन में बनेगा शाखे, फिर शाखा। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। ठीक है, पाठशाला का रूप भी ऐसे ही चलेगा, पाठशाला, पाठशाले और पाठशाला। रमा, रमे, रमा। लता, लते, लता। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे का इधर देखिए, मैं लिख रही हूं ये सब आपको अपनी बुक में पेंसिल से ही फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिए। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। देखिए, लता तक हो गया है, फिर आगे का देखिए, बाला और बालिका। ठीक है, ये दो शब्द भी ऐसे लिखिए। द्विवचन आएगा बाला, फिर बाले और बाला। बहुवचन में बाला, बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4। देखिए, लिखा है वाक्यों के सामने हाँ अथवा ना लिखें। तो ये है का, खा, गा, घा। ठीक है, छात्रा अध्यापिकम नमन्ति। अब ये सेंटेंस है छात्रा अध्यापकम नमन्ति। छात्राएं अध्यापक को नमस्कार करती हैं। तो इसमें होगा हाँ। ठीक है, नमस्कार करती हैं। चाक गुलिका आसन्नतिकाम अस्ति। चाक गुलिका आसन्नतिकायाम अस्ति। ठीक है, तो चाक कुर्सी पर है, ये गलत है ना, तो ये होगा ना। ठीक है,
अध्यापिका श्याम पट्टे लिखति। श्याम पट्टे लिखति। ये सही है तो लिखेंगे हाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सा सुनीराम ना दंडयति। सा सुनीराम ना दंडयति, ये भी वाक्य सही है, वह सुनीरा को दंड नहीं देती है, तो क्या लिखेंगे हाँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ना होगा क्योंकि ये वाक्य है छात्राएं अध्यापक को नमस्कार करती हैं, अध्यापक को नहीं कर रही है। इस चैप्टर में आपने पढ़ा अध्यापिका को नमस्कार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हाँ ना होकर के ना ही होगा, समझ गए आप। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, देखिए शुद्ध विकल्प में आप करेक्ट सही का निशान लगाएं। शुद्ध विकल्प में सही का निशान लगाएं। तो देखिए ये 5 है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शुद्ध विकल्प लिख रही हूं बच्चों, ठीक है, और उसमें आप टिक करिएगा। ये शुद्ध विकल्प है उपविशन्ति, पठन्ति, पाठशालां, बालिकान् वदति, वदति, मंजूषां न पश्यसि, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं ये शुद्ध विकल्प है, ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 7 पर। तालिका से चुनकर उचित विशेषण शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7 देखिए। एतत् उद्यानं रमणीयम् अस्ति। रमणीयम् अस्ति। बालिका मधुरं फलं खादति। बालिका मधुरं फलं खादति, ठीक है। एक्सरसाइज फिर गा है। एतत् भवनम् अति विशालकायः अस्ति। एतद् भवनम् अति विशालकायः अस्ति। ठीक है, विशालकायः को आप अंडरलाइन करें। पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। सुंदराणि सन्ति, ये रिक्त स्थान है। सुंदराण शब्द को आप यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे। विशाला पशु गजः अस्ति। विशाला पशु गजः अस्ति, ठीक है बच्चों। इसमें विशाला को आप अंडरलाइन करें रिक्त स्थान में, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट हो गई है बच्चों। इसके आगे आता है एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का
संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो ये वाक्य दिए हैं का, खा, गा, घा, अंगा, तो मैं हिंदी में जो दिया हुआ है वाक्य मैं इन्हीं का संस्कृत में अनुवाद कर रही हूँ। अयम बालकाः पाठशालां गच्छति, अयम बालकाः पाठशालां गच्छति, ये किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है? यह लड़का पाठशाला जाता है। दूसरा है विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं, तो इसका अनुवाद होगा विद्यालये अनेकाः छात्राः पठन्ति। ठीक है, नेक्स्ट है वे सब शोर करते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा ते कोलाहलम कुर्वन्ति। अगला है शोर मत करो, इसका संस्कृत अनुवाद होगा कोलाहलम मा कुरु। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा कार्य अधूरा है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा किम तव कार्यम अपूर्णम अस्ति। तो ये संस्कृत अनुवाद हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है छात्राः कुत्र गच्छति, तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप पाठशालाओं को टिक करें। बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें पहले का करेक्ट ऑप्शन है छात्रा कुत्र गच्छति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाठशाला। पाठशाला ये ठीक है। का कक्षायां प्रविशति, का कक्षायां प्रविशति, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अध्यापिका। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से चैप्टर फर्स्ट पाठशाला पूर्ण हो गया है, इसका अभ्यास कार्य भी पूर्ण हो गया है। आप लोग बहुत ध्यान से इसे अपनी बुक में फिल करें और अपनी नोटबुक में शब्दार्थ, अर्थ और प्रश्नोत्तर लिखें। आपका कार्य शुद्ध और स्वच्छ हो, इस बात पर ध्यान दें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों अब ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आप केमिस्ट्री में ही करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर है पदार्थ और इनका पृथक्करण। बायो का चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं। पदार्थ और इनका पृथक्करण ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम सीधे कर लेते हैं, जैसे दूध, शरबत, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम उपयोग सीधे कर लेते हैं। तो जो दूध है, दूध में कई चीज़ें मिली होती हैं। इसी प्रकार से जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में भी चीनी और पानी या नींबू को भी उसी में डाल के घोल लेते हैं, जिससे वो एक प्रकार से मिश्रित हो गया।
मिश्रण हो गया। तो पदार्थ आप समझ गए होंगे। पदार्थ जो हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं सभी पदार्थ हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका उपयोग हम सीधे सीधे कर लेते हैं। अब पदार्थों में भी आया शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के गुण, शुद्ध पदार्थों के गुणों में है, इनके विशिष्ट गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, इनका विशिष्ट गुरुत्व निश्चित होता है। नंबर 2, स्थिर ताप पर ये जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, इनमें एक समान घटक होते हैं, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु पाए जाते हैं। नंबर 4, इनका हिमांक, हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, जमना, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, एवं घनत्व निश्चित होता है। तो बच्चों अब आगे आता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है और इनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं हो तो वो मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर इनका अनुपात अनिश्चित होता है तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के लक्षण, क्या क्या लक्षण होते हैं मिश्रण के। तो मिश्रण विभिन्न अनुपात में भिन्न भिन्न परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2, वे भौतिक रूप में पृथक होते हैं। नंबर 3, उनका क्वथनांक, घनत्व तथा गलनांक स्थिर नहीं होता है। नंबर 4, मिश्रण के घटक अपने गुण स्थापित करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई तत्व है उसका अलग गुण होता है और दूसरे तत्व का अलग गुण होता है। अगर उनको दोनों को मिला के दिया गया या दो चार इकट्ठे मिला दिए गए तो जो मिल करके जो पदार्थ बना उसके अलग से गुण होंगे, विशिष्ट गुण होंगे। तो इस प्रकार से मिश्रण के लक्षण भी आप समझ गए। अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सजातीय मिश्रण और नंबर 2 विजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण में ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पानी में से चीनी को घोल दिया और उसमें नींबू का रस भी डाल दिया, तो घोलने के बाद आपको ना तो नींबू का रस दिखाई देगा और ना ही चीनी दिखाई देगी, वो घुल जाते हैं। तो ये हो गया सजातीय मिश्रण। फिर दूसरा है विजातीय मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उपस्थित रहते हैं तथा जिनको अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में खड़िया डाल दीजिए, चाक खड़िया डाल दें और इसके बाद घोल दें तो थोड़ी देर बाद चाक नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर की ओर हो जाता है। तो इस प्रकार से समांगीय और सजातीय और विजातीय मिश्रण को भी आप समझ गए। इसमें कोई भी जो तत्वों को अलग अलग तत्वों को मिलाते हैं इनमें से कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन विजातीय में दोनों अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों क्लास 6 में आज ये सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 विंडोज एक्सपी आज मैं पढ़ाऊंगी। ये आपका सेकंड चैप्टर है और आज से ही ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। विंडोज एक्सपी क्या होता है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को, ठीक है, जो भी कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है उन सभी क्रियाओं को ये नियंत्रित रखता है। उसके जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को और उनको नियंत्रित रखता है। ऐसे बहुत सारे काम करता है जिसको कि हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी विंडोज एक्सपी है क्या, तो आपको पहली चीज तो ये पता चली कि विंडोज एक्सपी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है बच्चों, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी चीज आपका इसके जो प्रीवियस वर्जन, इसके और जो उसके पहले जो बहुत सारे संस्करण आए थे या इसके जो वर्जन आए थे वो कौन कौन से हैं, तो उसके जो और जो आपके वर्जन है वो ये है कि सबसे पहले देखो आपका विंडोज 3.1 था, ठीक है, फिर आपका 95 था, 97 है, तो ये सारे विंडोज ही हैं। फिर विंडोज 2000 आया, फिर ऐसे ही आपका विंडोज जो है वो आपका 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज एनटी है, विंडोज एनटी है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं विंडोज एक्सपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विंडोज एक्सपी जो है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारी एडिशनल जो पहले वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अलावा इसमें बहुत सारी पावरफुल इसमें फैसिलिटीज हैं। अब विंडोज एक्सपी पढ़ने से पहले आपको हाँ, इसमें कुछ एक दो चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये विंडोज क्या होता है। इसको विंडोज एक्सपी पढ़ने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये विंडोज होता क्या है कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक आयताकार स्क्रीन आती है, एक आयताकार स्क्रीन आती है जिसको कि हम लोग विंडो कहते हैं। ये जो आयताकार आकृति है दिस इज कॉल्ड द विंडो, ठीक है। आपने कब गौर किया होगा कि वो विंडो आपके आयताकार ही होती है, वो ना सर्किल में होती है, ना त्रिभुजाकार होती है, ना किसी और आकार में होती है। हमेशा विंडो जो है वो आयताकार ही होगी। तो यानी कि वो जो आपकी आयताकार जो स्क्रीन आ रही है उसको हम लोग विंडोज कहते हैं, ठीक है। आयताकार जो एरिया है उसको हम लोग विंडोज कहते हैं, पहली चीज। अब आपका क्या हुआ कि विंडोज एक्सपी जो है, यहाँ पर विंडोज जो है, विंडोज एक्सपी जो है वो आपका GUI फैसिलिटी इसमें होती है। क्या होती है इसमें? GUI इंटरफेस है। ये कैसा इंटरफेस है? GUI इंटरफेस है। तो ये GUI इंटरफेस क्या होता है? GUI इंटरफेस आपका क्या होता है कि इसमें इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब ये होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यानी कि हम लोग कंप्यूटर से यूजर किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। तो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ कमांड। हम लोग कमांड देते हैं और इस तरह से कंप्यूटर हमारे काम करता है, उसको कमांड को फॉलो करता है या कमांड को एग्जीक्यूट करता है। तो बस यही चीज हो गई कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है वो कमांड जो है वो हम लोग इंटरफेस करते हैं कंप्यूटर से। तो यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आपका जो GUI है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? यानी कि यूजर जो है वो कैसे इंटरफेस करता है? विद द ग्राफिकल। तो यहाँ पे ग्राफिकल का मतलब ग्राफ नहीं होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ग्राफिकल का मतलब होता है ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। हम लोग के मोबाइल में जो हम लोग कहते हैं एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा जो पिक्चर्स आती है, तो वो जस्ट लाइक क्या होगा, ये वो जो जिनको आप लोग कहते हैं ऐप है, तो वो ऐप आपके ये आइकन्स ही होते हैं जिनको कि हम लोग क्लिक करते हैं और वो कमांड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो भी इंटरफेस जो आपका है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल, यानी कि वो ग्राफिक्स के थ्रू, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू हम लोग, यानी कि कमांड जो है वो किस रूप में होगा है आप इसमें विंडोज में कमांड जो है वो पिक्चर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी चीज आती है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है बार बार, डेस्कटॉप हम लोग कहते हैं। तो ये डेस्कटॉप की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि व्हाट इज डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप होता क्या है, ठीक है। तो डेस्कटॉप आपका क्या है, जैसे इसकी बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आपको वही लिखनी है, वही आपको बतानी भी है, वही पता होनी चाहिए।
डेफिनेशन वो क्या है कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली जो आयताकार स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर पे प्रदर्शित होती है, सबसे पहले आयताकार स्क्रीन जो कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। क्लियर? सबसे पहली जो प्रदर्शित आयताकार स्क्रीन है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें होती हैं? डेस्कटॉप में हमारे आइकन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, इसमें आपके फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आइकन और फोल्डर्स होते हैं। आइकन और फोल्डर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम को जो है वो आइकन्स के रूप में इसमें प्रदर्शित किया जाता है। जो फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी जो फाइल्स होती है वो फोल्डर्स में फोल्डर में आपका सब फोल्डर और फाइल्स स्टोर होती है। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन जो दिखाई पड़ रही है वो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। किस कलर का? जनरली आपका बहुत अलग अलग कलर के, या इन जनरल तो हम लोग ब्लू कलर का ही रखते हैं उसमें, और ऐसे आपका कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई पड़ी, इसमें देखेंगे यहाँ बहुत सारे मैंने स्क्वायर शेप की बना रखा है। तो ये जो शेप है ये आइकन कहलाते हैं। ये जो पिक्चर्स बनी होती है, यहाँ पे मैंने सिंपल करा पर इसमें आपके कोई ना कोई पिक्चर्स पड़ी होती है। और ये जैसे पिक्चर का मतलब क्या हुआ कि सपोज MS वर्ड है तो यहाँ पे W सिंबल बना होगा, उसकी जगह जो चिन्ह होगा W होगा, यहाँ पे MS वर्ड लिखा होगा। तो माउस के थ्रू आप यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे तो MS वर्ड आपका खुल जाएगा। आप लोग जैसे पेंट ब्रश बहुत करते हैं तो पेंट ब्रश का यहीं पे आइकन कर लिया। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि आपका डेस्कटॉप पे बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे जो है माय कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ठीक है, इस तरह से आपके 1-2 फोल्डर्स ही उसमें पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि कुछ आइकन और फोल्डर्स हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार भी जो है हम लोग डेस्कटॉप पर ला सकते हैं कि कोई चीज डेस्कटॉप पे होती है तो जल्दी से क्लिक करके वो ओपन हो जाती है। तो इसलिए हम लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे तो डेस्कटॉप पे जो आपके कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर आपके फोल्डर्स या फाइल फोल्डर्स पड़े उनको हम लोग डेस्कटॉप पर भी डायरेक्टली प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है कंप्यूटर की, ये डेस्कटॉप की, इसमें आपका जो आइकन होता है, आइकन की जो शेप होती है वो तो ये इस तरह से स्क्वायर शेप में होती है, लेकिन फोल्डर कभी इस तरह से शेप में नहीं होता है। फोल्डर की शेप मैंने ये कुछ इस तरह से बनाई है। ठीक है, ये फोल्डर की शेप बिल्कुल अलग होती है और जनरली ये येलो कलर का ही होता है। ये आपका फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होती है, जब आप इस फोल्डर को क्लिक करोगे तो देखेंगे अगर आपने इसमें कोई फाइल स्टोर करी होंगी तो फाइल्स होंगी। फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सब फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा प्लस इसके अंदर फाइल्स होंगी। तो फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हो गई? फोल्डर्स और फाइल्स इसमें स्टोर रहती हैं। ठीक है, आप ये जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स प्रोग्राम के रूप में आते हैं। इनको हम लोग माउस के द्वारा हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, माउस से बटन क्लिक करके, और ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद इस स्क्रीन में सबसे नीचे एक आपको बार दिखाई पड़ रहा है, आपको वो अलग से पूरी पट्टी दिखाई पड़ेगी जो नीले रंग की होती है। जनरली वो डार्क ब्लू कलर की होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या है कि सपोज अगर आपने MS वर्ड खोला है तो यहाँ पे वो शो होता है स्टेटस में कि आपकी ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, दूसरा स्टेटस बार में आपका स्टार्ट बटन होता है। स्टेटस बार में ही स्टार्ट बटन होता है, और स्टेटस बार जो है वो स्क्रीन में सबसे नीचे ही आपका जनरली बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है। वो स्टार्ट बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो और भी आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितने भी आपके प्रोग्राम्स और जितने भी और आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मेन्यू के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लिए सब इतना ही है बच्चों। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर इसकी विंडोज XP की विशेषताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।